आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। चलिए, इट्स अबाउट द पॉलिसी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या पॉलिसी होती है प्रॉपर्टी को वैल्यू करने से रिलेटेड? अब जो आपके अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं, जो बैंक के पैनल में वैल्यूअर होते हैं, वो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी को असेस करते हैं, वैल्यू को असेस करते हैं, कीपिंग इन माइंड द फेयर मार्केट वैल्यू। तो कौन सी वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है? इट इज द फेयर मार्केट वैल्यू विच इज केप्ट इन माइंड। फेयर मार्केट वैल्यू, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। एंड आप साथ के साथ एक और वैल्यू भी देखते हो, दैट्स अ रियलाइजेबल वैल्यू। एक होती है आपके पास मार्केट वैल्यू एंड दूसरी होती है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। लेट्स से इट्स 20% डाउन फ्रॉम द almost from the market value. Let's say market value is 1.6 crores. So what will be the realizable value? Just as an point to note down, right? तो realizable value क्या आएगी? 1.6 करोड़ है मल्टीप्लाइड बाय 80%। ठीक है, तो वो आएगी 1 करोड़ 28 लाख के आसपास। So that will be the realizable value. And एक होती है distressed value. Now distressed value is something like, distressed value क्या होती है कि अगर प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही है तो इससे कम में तो नहीं जा सकते, इससे कम में तो नहीं बिकेगी, इतनी तो कम से कम बिकेगी ही बिकेगी। एंड जो लेंडिंग की जाती है दैट्स बेस्ड अपॉन द रिलायजेबल वैल्यू, वो रिलायजेबल वैल्यू के बेस पर आप करते हो। सो मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि जो आपकी वैल्यू है सिक्योरिटी की, दैट शुड बी रियलिस्टिक, उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा ना हो। आप स्टैंडर्ड जो वैल्यूएशन नॉर्म्स है उनको फॉलो करते हो, यूनिफॉर्मली फॉलो करते हो, दैट इज टू बी डन, राइट। एंड जो बैंक के अप्रूव्ड एम्पैनल्ड वैल्यूअर्स हैं उनके द्वारा वैल्यूएशन की जाती है। एंड टेक्निकली जो क्वालिफाइड पर्सन है वही वैल्यूएशन करें। एंड दैट इज फ्रॉम द इंडिपेंडेंट, मस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बोरोर। वो बोरोर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर बोरो की दखल अंदाजी होगी तो वो ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा सकती है चीज, विच यू मस्ट हैव सीन इन द लोन केसेस इन बैंक्स। बहुत से सिनेरियोज में ऐसा होता है कि ओवर वैल्यू करवा देते हैं, बाद में बैंक को दिक्कत आती है। एंड इन केस जहां पर एक्सपोजर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, कम से कम वहां पर दो इंडिपेंडेंट जो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स है वो चाहिए रहेंगी, दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन चाहिए रहेंगी। एंड मिनिमम जो वैल्यू होगी दैट विल बी कंसीडर्ड, जो मिनिमम वैल्यू रहेगी टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की उसको कंसीडर किया जाएगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टेबल, दो टेबल कवर करेंगे, एक चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज एंड द अदर वन इट विल बी रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। एंड द थर्ड थिंग, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, पेरी पसू चार्ज, इक्विटेबल चार्ज क्या होता है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज किस केस में की जाती है? इन द केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। द मॉर्टगेज इज डन इन केस ऑफ द इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसके केस में मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है। दो पार्टीज होती है, मॉर्टगेज और मॉर्टगेजी। इसके बारे में फर्दर में अभी हम कवर कर चुके हैं, 6 टाइप की मॉर्टगेज है, दैट्स इट। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनके केस में यहाँ जो एम्बेडेड आपके फिक्सचर्स हैं टू द अर्थ, मशीनरी है टू द अर्थ, राइट, उनके केस में मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है। And when we are talking about the pledge is done in the case of the movable assets. And possession किसके पास रहेगा? In case of pledge, who will be having the possession of the goods or the assets? The possession of the goods or the assets that will be with the lender. तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि जो पोजेशन होता है वो लेंडर के पास होता है। लाइक गोल्ड लोन किया आपने सैंक्शन, अब गोल्ड लोन के केस में गोल्ड का जो पोजेशन है वो किसके पास होगा? डेट विल बी विद द लेंडर, वो लेंडर के पास होगा। हाइपोथिकेशन, अब इसमें पोजेशन एंड ओनरशिप इज विद द बोरोअर एंड इट इज आल्सो डन इन केस ऑफ द मूवेबल एसेट्स। जैसे आप सीसी लिमिट सैंक्शन कर रहे हो, अब स्टॉक तो बोरोअर के पास ही रहेगा ना, तभी वो बेचेगा उसको।
राइट? पोजेशन भी बोरोर के पास है, ऑनरशिप भी बोरोर के पास है, एंड हाइपोथिकेशन इज सेड टू बी द इम्प्लाइड प्लेज। वाई इम्प्लाइड प्लेज? क्योंकि अगर डिफॉल्ट हो गया फिर बैंक क्या करेगा? फिर बैंक पोजेशन ले लेगा उस स्टॉक का। दैट इज वाई द हाइपोथिकेशन इज सेड टू बी द इम्प्लाइड प्लेज। एंड ये कौन से एक्ट में डिफाइंड है? दिस इज डिफाइंड अंडर द सरफेसी एक्ट। Then it is a case of the lien. Now, lien is basically securities which are already in possession of the creditor. उन securities के केस में जो lien का charge है वो create किया जाता है. In that scenario, the lien charge is created. And lien के बारे में types हमने already cover करी थी. That's about the banker lien या general lien या particular lien. We have already covered about it. तो lien जो है वो एक legal right है किसका? बैंक का, कि वो कस्टमर के गुड्स को, सिक्योरिटीज को, फंड्स को रिटेन कर सकते हैं जब तक उसे रीपे नहीं कर दिया जाता। तो राइट ऑफ रिटेन इन केस अगर हम जनरल लियन की बात करते हैं तो राइट ऑफ रिटेंशन रहता है, बट राइट टू सेल नहीं रहता है। बट बैंकर्स लियन के केस में द बैंक कैन आल्सो बी सेलिंग द पर्टिकुलर सिक्योरिटीज आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस। तो बैंक के केस में वो चीज अवेलेबल रहती है, राइट? Further, it's about the assignment. Now, assignment charge is created in case of the actionable claims. जहां पर आप हकदार हो कि आपको पैसा मिलना है बट अभी मिला नहीं है, दैट्स अ एक्शनेबल क्लेम, राइट? लाइक अगर आपके बुक डेप्ट्स हैं तो बुक डेप्ट्स को क्या किया जाएगा? दोज विल बी असाइंड, उनको असाइन किया जाएगा। आपकी पॉलिसी है उसको असाइन किया जाएगा, कौन सी वैल्यू को? सरेंडर वैल्यू को। जो पॉलिसी को सरेंडर करने पर आपको पैसे मिल जाएंगे आज की डेट में, उस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? उनको हम असाइन कर सकते हैं बैंक को। एंड वंस द असाइनमेंट इज डन, वो बेसिकली आपका लोन सिक्योर हो गया, ठीक है? एंड इट कैन बी एब्सोल्यूट और इट कैन बी कंडीशनल, एंड फर्दर इट मे बी विद नोटिस, इट मे बी विदाउट नोटिस टू द डेटर। एंड इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती है? 3 पार्टीज इन्वॉल्व है इन केस ऑफ द असाइनमेंट। असाइनर जो ओरिजिनल होल्डर था, जिसके पास अधिकार है। असाइनी जो रेसिपेंट है, यानी कि जो लेंडर है, जिसने पैसा उधार पर देना है। एंड असाइनर कौन है? बोरोअर है। एंड डेटर, असाइनर, असाइनी एंड डेटर, ठीक है? जिसके अगेंस्ट जो अधिकार है वो दिया गया, दैट इज सेड टू बी द डेटर, दैट्स अ थर्ड पार्टी। ओके, so that was about it, and after that it's about the charges on securities. First one, it's about the hypothecation. So hypothecation, as I told you, it's a extended case of the pledge. और ये क्या हो रहता है? This is a implied pledge. जो चार्ज होता है मूवेबल सिक्योरिटीज के ऊपर क्रिएट किया जाता है, एंड जो पोजेशन होता है डेट इज विद द डेटर। डेटर यानी कि बोरोर, बोरोर को ही डेटर कहते हैं। द डेटर विल बी हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, एंड इन केस ऑफ द प्लेज देर इज बेलमेंट ऑफ द गुड्स। बेलमेंट होता है जस्ट गुड्स को ट्रांसफर करना, नॉट द ओनरशिप, नॉट द ओनरशिप। ओनरशिप इज विद स्टिल विद द बोरोअर। सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स का पोजेशन है उनको बेल आउट कर दिया जाता है सो एज टू सिक्योर द डेप्ट। एंड डेफिनेशन भी यही होती है प्लेज की, कि यू आर बेलिंग आउट द गुड्स सो एज टू सिक्योर द डेप्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी बेलमेंट, वी से इट टू बी द केस ऑफ द बेलमेंट, एंड इट इज डिफाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड मॉर्गेज इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन सम इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर सिर्फ आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हो, यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द ownership, you're not transferring the possession of the instrument in general, right? You're just transferring the interest in the property. लीगल स्टैच्यू की बात करें, एज आई टोल्ड यू कि जो सरफेसी के अंदर सेक्शन 2N के अंदर डिफाइंड है हाइपोथिकेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है प्लेज, एंड द मॉर्गेज इज डिफाइंड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TOPA, that is transfer of property act, or TPA we can simply say. Under the TPA it is a mortgage which is defined, and under the ICA, Indian Contract Act, the pledge is defined. And if we look at the applicable, the pledge and the hypothecation, these are applicable on movable goods.
whereas in the case of the mortgage it is available on the immovable property. It is available in case of the immovable property. टाइप ऑफ एसेट्स की बात करें तो स्टॉक, व्हीकल्स, प्लांट मशीनरी, रॉ मटेरियल, इनके ऊपर अवेलेबल है हाइपोथिकेशन का चार्ज. इवन जब केसीसी भी सैंक्शन किया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड भी सैंक्शन किया जाता है, hypothecation is created on the crops. Charge of hypothecation is created on the crops, right? And if we talk about the pledge, that's done in case of the actionable claims or not. That was a case of assignment. You need not to mix it out, right? So assignment का चार्ज होता है एक्शनेबल क्लेम के केस में. एंड इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट द जिनका पोजेशन रहेगा लेंडर के पास, लाइक गोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर गुड्स हो गए विच आर नॉट एम्बेडेड टू अर्थ, शेयर्स हो गए, केवीपी हो गया. इन दैट सिनेरियो प्लेज चार्ज कैन बी क्रिएटेड. एंड इफ वी टॉक अबाउट द immovable property, land, building और plant and machinery which is embedded to earth, उसके केस में immovable जो प्रॉपर्टी है उसके केस में मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया जाएगा. द चार्ज ऑफ मॉर्गेज विल बी क्रिएटेड. द मॉर्गेज चार्ज विल बी क्रिएटेड. अच्छा, हाइपोथिकेशन के केस में पोजेशन किसके पास रहता है? इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन द पोजेशन इज विद द बोरोअर, राइट? एंड इन केस ऑफ प्लेज the possession is with the lender, that is bank. And in case of mortgage the possession is with the debtor. यानी कि mortgager के पास, किसके पास रहेगा? mortgager के पास रहता है possession, except the case of usufructuary mortgage, right? And for the rights of bank to sell, bank can be converting the hypothecation to pledge. That's why it is said to be the implied pledge. And in case of pledge, बैंक को एक रीजनेबल नोटिस देना है एंड उसके बाद बैंक सेल कर सकता है. एंड इन केस ऑफ द मॉर्गेज, बैंक अगर इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करें तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बैंक कैन बी सेलिंग द प्रॉपर्टी. एंड इन केस ऑफ द अदर मॉर्गेज द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट विल बी देयर. एंड फर्दर नेचर ऑफ चार्ज की बात करें तो फ्लोटिंग इक्विटेबल चार्ज इज देयर इन केस ऑफ द हाइपोथिकेशन. इन केस ऑफ प्लेज एंड मॉर्गेज अ फिक्स्ड चार्ज इज देयर. नाउ इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन जितना स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी. सो इट विल बी इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग इक्विटेबल चार्ज. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड चार्ज, सो जो एसेट्स हैं उनके ऊपर आपका सेम चार्ज क्रिएट होता रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन, सेम चार्ज अमाउंट क्रेडिट रहेगा. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दीज 4 पॉइंट्स, important points. One, it is the fixed charge. Second, the floating charge. Third, the pari passu charge. And the fourth, that is the equitable charge. And we should be knowing about the basics of these. Because अगर ये वाले basics हमारे clear है ना, तो definitely we can excel in the exam. क्योंकि इन्हीं basics से related आपको interview में भी questions पूछे जा सकते हैं. You can be asked the questions in the exams also. Right? सबसे पहले ना हम फिक्स्ड चार्ज के बारे में बात करते हैं. अब चार्ज जो है अगर वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट के ऊपर क्रिएट किया जाएगा, जो फिक्स रहेंगे, जो चेंज नहीं होंगे, यानी कि जो अंडरलाइंग एसेट है, जो अंडरलाइंग एसेट है अगर वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. जैसे मान लो आपने गोल्ड के अगेंस्ट लोन किया, अब वो गोल्ड तो सेम रहेगा ना, वो चेंज तो नहीं होगा ना. तो इट विल बी द फिक्स्ड चार्ज व्हिच इज क्रिएटेड इन द केस ऑफ प्लेज. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मॉर्गेज, तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन किया वो प्रॉपर्टी चेंज थोड़ा हो जाएगी, वो तो सेम रहेगी. सो इट इज अ फिक्स्ड चार्ज व्हिच इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी, राइट? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपोथिकेशन, the possession of the goods is with whom? That is with the borrower. And borrower is going to selling, let's say borrower को अपने रॉ मटेरियल के लिए लोन दिया. अब वो रॉ मटेरियल तो चेंज हो रहा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, राइट? सो दैट विल बी व्हाट, वहां पर इक्विटेबल चार्ज क्रिएट होता है. कौन सा चार्ज क्रिएट होता है? इक्विटेबल चार्ज क्रिएट होता है. सो फिक्स चार्ज की डेफिनेशन क्लियर होगी. आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द फ्लोटिंग चार्ज, जहां पर आपके जो एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर वो चेंज हो रहे हैं तो वहां पर जो चार्ज क्रिएट होता है दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरी पसू चार्ज, लेट्स से मल्टी बैंक अरेंजमेंट है, ए बी सी आर द बैंक्स विच आर गोइंग टू लेंड टू XYZ बोरोअर, और इसका एक एसेट है, हेयर इज एसेट विच इज लेट्स से वर्थ रुपीज 1000 करोड़. 1000 करोड़ की इसकी वर्थ है. ए बैंक ने लोन दिया 200 करोड़ का, बी बैंक ने दिया 300 करोड़ का,
और सी बैंक ने दिया 400 करोड़ का, राइट? ये लोन अमाउंट दिया गया। अब जितना लोन अमाउंट इन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग दे विल बी क्रिएटिंग अ साइमल्टेनियस चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर एसेट, ऑन द सेम एसेट, दैट इज अ पेरी पसू चार्ज। सो चार्ज जो क्रिएट किया जाता है दो या उससे ज्यादा लेंडर्स की फेवर में, राइट? जहां पर जो लेंडर्स हैं या तो उनकी इक्वल रैंकिंग होगी, इक्वल प्रायोरिटी होगी, एंड शेयरिंग जो होगी वो प्रो राटा बेसिस पर होगी बेस्ड अपॉन द लोन एक्सपोजर, उसको पेरी पासो चार्ज कहते हैं। दैट इज सेड टू बी पेरी पासो चार्ज। एंड इक्विटेबल चार्ज इज बेसिकली व्हाट? चार्ज इज क्रिएटेड बट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जहां पर एक चार्ज तो क्रिएट हो गया बट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन, ठीक है? तो इक्विटी है, इंटेंशन है पार्टीज की, और हाइपोथिकेशन को ट्रीट किया जाता है एज एन इक्विटेबल चार्ज, दैट इज ट्रीटेड एज एन इक्विटेबल चार्ज, यानी कि जो पोजेशन रहेगा वो बोरोर के पास रहेगा, राइट? एंड बैंक का एक अधिकार रहेगा ओवर द पर्टिकुलर एसेट, लेकिन कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं होगा, एंड लीगल प्रोसेस के थ्रू दैट विल बी एनफोर्सेबल, दैट विल बी एनफोर्सेबल। दैट्स अबाउट द इक्विटेबल चार्ज। इज दैट क्लियर टू यू? डू कंफर्म, यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया? तो अगर टॉपिक क्लियर हो गया है तो जल्दी से आपको क्या करना है, जल्दी से लिखना है प्रमोशंस। आप किसी भी बैंक के प्रमोशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कैडर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जस्ट सिंपली डू राइट प्रमोशंस और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। डेफिनेटली यू कैन बी क्लियरिंग योर प्रमोशंस एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू द लिमिटेशन पीरियड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि लिमिटेशन एक्सपायर हो जाएगी, या बैंक में लोन से रिलेटेड आपने सुना होगा कि लिमिटेशन एक्सपायर ना हो जाए, या फिर बहुत से बैंक में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है डॉक्यूमेंट को। कई केस में इसको कहते हैं बीसी डॉक्यूमेंट, यानी कि बैलेंस कंफर्मेशन लेटर बोल देते हैं। कई केस में इसको रिवाइवल लेटर बोल देते हैं, आरएल बोल देते हैं, ठीक है? या डॉक्यूमेंट रिवाइवल लेटर बोल देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स विच आर अवेलेबल, जहां पर लिमिटेशन को एक्सटेंड करवाने के लिए बात करी जाती है। कि लोन्स के केस में खास करके इस डॉक्यूमेंट को साइन करवाया जाता है बोरोर से, ताकि लिमिटेशन एक्सपायर ना हो, बिकॉज वंस द लिमिटेशन इज एक्सपायर, अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गया फिर आप कानूनी रूप से पर्सन से रिकवरी नहीं कर सकते, यानी कि जो लीगल रेमेडी है वो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। यानी कि जैसे होता है ना कि अगर आपके लोन में डिफॉल्ट हुआ तो अभी तक हमने पढ़ा, आप डीआरटी में चले गए, लोक अदालत में चले गए, सरफेसी के अंदर केस लगा दिया, वो चीज नहीं कर पाओगे, दैट कैन नॉट बी डन। हाँ, ये नहीं है कि आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते, वो राइट आपके पास अवेलेबल है, वो राइट तब भी अवेलेबल रहेगा इनकेस अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गया तो भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन कानून की मदद नहीं ले पाओगे, आप कोर्ट की मदद नहीं ले पाओगे। सो लिमिटेशन पीरियड जो होता है दैट इज अ मैक्सिमम टाइम लिमिट जो कि कानून के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, जिसके तहत लॉ सूट फाइल किया जा सकता है, लीगल एक्शन फाइल किया जा सकता है, और रिकवरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जा सकता है। अगर इस पीरियड में एक्सपायरी हो गई तो रेमेडी क्या हो जाएगी? रेमेडी विल बी टाइम बार्ड, इट विल बी टाइम बार्ड, एंड इसको गवर्न किया जाता है अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963। मेन पर्पस क्या है कि आप अपने अधिकारों को टाइमली एनफोर्स कर ले, एंड जो स्टेन क्लेम्स हैं, आउटडेटेड क्लेम्स हैं, उनको रोका जा सके, बिकॉज ऑलरेडी इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है, लीगल डिस्प्यूट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी फाइनलिटी पर लेकर आया जा सके, दैट्स द केस। यही मेन पर्पस रहता है इस केस के रिलेटेड। सो एक्सपायरी ऑफ द लिमिटेशन, काइंडली नोट इट डाउन, एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड आपको सिर्फ बार करती है कि आप एक सूट को फाइल नहीं कर सकते, आपको इस चीज के लिए बार नहीं करती कि आप रिकवर नहीं कर सकते डेप्ट को। यानी कि अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गई है तो उसके केस में भी आप रिकवरी तो फिर भी ले सकते हो ना। लेट्स से लोन चल रहा है पर्सन ए का एंड लिमिटेशन हो गई एक्सपायर, द लिमिटेशन गॉट एक्सपायर, तो क्या अब हम पैसे वापस नहीं ले सकते इस पर्सन से? स्टिल ले सकते हैं, स्टिल इस पर्सन से हम पैसे वापस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं पैसे वापस? लेट्स से इस पर्सन के सेविंग फंड अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो चाहे लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है तो भी आप रिकवरी कर सकते हो बाय वे ऑफ, क्या कहते हैं इसके कंसेप्ट को? सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ। दिस इज सेट टू बी राइट ऑफ सेट ऑफ। इफ यू रिमेंबर हमने ऑलरेडी कवर किया था। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स पर चल रहे हैं आपके पास बोरो के,
और ड्यू डेप्ट के लिए अगर आप अमाउंट को रिकवर करना चाहते हो तो आफ्टर गिविंग अ सुटेबल नोटिस, रीजनेबल नोटिस, यू कैन बी रिकवरिंग दैट अमाउंट, डेबिटिंग द बैलेंस फ्रॉम देयर saving fund account or the current accounts and further crediting to their loan account. That is possible even if the limitation is expired. And in case अगर आपने pledge का चार्ज क्रिएट किया हुआ है तो प्लेज के चार्ज के केस में भी लिमिटेशन एक्सपायर होती नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपके पास पड़ी है, एसेट तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, राइट? दैट्स द केस. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द गार्निश ऑर्डर. गार्निश ऑर्डर के केस में लिमिटेशन कितना था? दैट इज 12 years. इफ यू रिमेंबर वी रेड अबाउट द गार्निशी ऑर्डर एंड द अटैचमेंट ऑर्डर. अच्छा जल्दी से बताइए, व्हाट वाज द लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर? गार्निशी ऑर्डर के केस में 12 years का था, और इन केस ऑफ द अटैचमेंट ऑर्डर इट इज ऑफ हाउ मेनी years? और मॉर्गेज के केस में तो हमने अभी पढ़ा that in case of mortgage the limitation period is of 12 years. 12 साल का लिमिटेशन होता है in case of the mortgage. And what about the right of foreclosure and right of redemption? Right of foreclosure, right of redemption, 30 years का लिमिटेशन होता है. 30 years. इन जनरल अगर टर्म लोन की बात करें तो कितना लिमिटेशन होता है? 3 साल का. जनरली अगर आप किसी भी लोन के बारे में बात करेंगे तो जो लिमिटेशन है दैट इज ऑफ 3 years. 3 साल का होता है. एंड लिमिटेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है क्या? यस, इट कैन बी एक्सटेंडेड. इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो अटैचमेंट ऑर्डर के केस में जो लिमिटेशन होता है दैट्स अवेलेबल फॉर 30 years. From the date of receiving the attachment order, it is for 30 years. And in case of garnish order, it is for 12 years. Okay. Now let's have a look at the point कि कौन से periods को exclude करना होता है. Which periods are to be excluded ताकि हम limitation को compute कर पाए, so that we can be computing the exact limitation period. तो जिस पीरियड के लिए पर्सन इंडिया से बाहर है, लेट से आपने बोरोर को लोन दिया था 2024 में, 2023 में मान लो, तो 23, 24, 1 साल हो गया, 24 से 25 2 साल हो गए, 25 से 26 3 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे. 2026 में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपका लोन का लिमिटेशन एक्सपायर हो जाएगा. और इन द मीन टाइम पर्सन ने कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया, ठीक है, कोई भी डिसबर्समेंट नहीं लिया, कोई भी डॉक्यूमेंट इसका साइन नहीं हुआ, उसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो इस सिनेरियो में क्या रहेगा कि 2026 से मान लो 2 साल इससे पहले, 2026 से 2 साल पहले ये बाहर ही रहे 2 साल, 2 years ही वाज अब्रॉड, नॉट इन इंडिया, एंड आपके पास कोई ना कोई इसका प्रूफ है, तो उसके केस में जिस टाइम पीरियड के लिए वो पर्सन बाहर रहा है ना इंडिया से, डेट इज टू बी एक्सक्लूडेड. उसको हम शामिल नहीं करेंगे इस टाइम पीरियड में, पहली चीज. एंड जिस टाइम पीरियड के लिए मान लो आप केस लगाने गए, right, if the limitation expires on the day when the court is closed, let's say 29th जनवरी को आप गए थे केस फाइल करने लिमिटेशन का, और इसी दिन लिमिटेशन आपकी एक्सपायर हो रही थी, तो 29th जन को अगर कोर्ट क्लोज थी तो आपकी लिमिटेशन आगे एक्सटेंड हो जाएगी टू द डेट व्हेन द कोर्ट रीओपन्स. लेट्स से कोर्ट ओपन हुई है 2 फरवरी को, तो 2 फेब तक आपकी एक्सटेंड हो गई, राइट? सो दैट्स द सिनेरियो रिलेटेड टू वन पॉइंट that says closure of courts. सेकेंड सेज द पर्सन जो है वो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं था. एंड थर्ड है रिलेटेड टू इंजंक्शन. इट्स रिलेटेड टू इंजंक्शन. जैसे मान लो कि अगर पर्सन को कोर्ट के द्वारा इंजंक्शन मिली हुई है कि आप उसके ऊपर कोई लीगल रेमेडी नहीं कर सकते, तो उस टाइम पीरियड को भी आप कैलकुलेशन पीरियड में शामिल नहीं करोगे. जैसे मान लो कि एक पर्सन को स्पेशल इंजंक्शन मिल गई 3 साल के लिए कि 3 साल आप इसके अगेंस्ट कुछ भी लीगली नहीं कर सकते, तो दैट इंजंक्शन पीरियड विल बी एडेड अप, एंड उस हिसाब से आप उतने टाइम पीरियड के लिए उसको एक्सक्लूड कर दोगे लिमिटेशन में से, राइट? फिर है बात रिलेटेड टू कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन. मान लो आपने केस फाइल करा लिमिटेशन एक्सपायरी से रिलेटेड, लेकिन आपने गलत ज्यूरिसडिक्शन में केस फाइल कर दिया, राइट? लेकिन गुड फेथ में किया था, लेकिन गलत ज्यूरिसडिक्शन में फाइल कर दिया. अब जो आपका टाइम कंज्यूम हुआ ऐसी प्रोसीडिंग्स में, उसको लिमिटेशन पीरियड में कैलकुलेट करने से एक्सक्लूड किया जा सकता है. that can be excluded. And as I told you, लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. तो 4 तरीके थे जहां पर लिमिटेशन पीरियड को आपने एक्सक्लूड करना होता है. जिस पीरियड को कोर्ट्स बंद है,
बंदा इंडिया में नहीं है, इंजंक्शन के थ्रू अगर उसको कोई पावर मिली है, या फिर कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। और लिमिटेशन को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर लेनी पड़ती है, जिसको मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट नेम है। बैलेंस कंफर्मेशन लेटर भी कहते हैं इसको। वी से टू बी द बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, और वी से टू बी द रिवाइवल लेटर, और we say it to be the debt acknowledgement letter. Debt acknowledgement letter we also say it. Okay, तो वो साइन करवा लो। या लेट से पर्सन ने जो रिसीट वॉचर है, यानी कि लेट से पर्सन पैसे जमा करवाने आया, उसने साइन किए हैं, ठीक है, तो उसके केस में भी आपकी जो लिमिटेशन होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। उस सिनेरियो में भी लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाती है। फ्रेश आपके पास एक प्रॉमिस दे दिया पर्सन ने पे करने के लिए, राइट। या लिमिट दैट्स अ केस जहां पर लिमिटेशन आप एक्सटेंड कर सकते हो। एंड इन केस लिमिटेशन अगेंस्ट द गारंटर, तो जब तक आपने गारंटर को डिमांड नोटिस नहीं भेजा, लेट्स से इफ यू हैव सेंट अ नोटिस टू द गारंटर, आपने पैसा जो है गारंटर को नोटिस भेज दिया कि गारंटर ने पैसा वापस देना है, उसको नोटिस मिल गया हो, उस डेट से उसकी लिमिटेशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको गारंटर से भी बैलेंस कंफर्मेशन लेटर लेनी पड़ेगी, उसकी लिमिटेशन को लैप्स होने से बचाने के लिए, राइट। अब देखो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लाइक इन केस ऑफ द मनी डिपॉजिट विच इज पेएबल ऑन डिमांड, राइट। तो वहां पर भी 3 साल का है। डिमांड लोन के केस में भी, टर्म लोन के केस में, डिमांड बिल के केस में, डिसऑनर बिल, कैश क्रेडिट है चाहे वो हाइपोथिकेशन बेस्ड है। प्लेज के केस में नहीं होगा। प्लेज के केस में नहीं होगा, क्यों? प्लेज के केस में ऑलरेडी आपके पास एसेट का पोजेशन है, तो वहां पर लिमिटेशन का कोई मतलब है ही नहीं है। इन केस ऑफ प्लेज देयर इज नो मीनिंग रिलेटेड टू द लिमिटेशन। लियन के केस में लिमिटेशन का कोई वो नहीं बनता, बेस नहीं बनता, बिकॉज ऑलरेडी यू आर हैविंग द पोजेशन। एंड मॉर्गेज के केस में राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट ऑफ रिडेम्पशन कितना है? 30 साल का। अगर नॉर्मल मॉर्गेज की बात करें 12 साल का। अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री उस केस में 12 साल का है। फिक्स डिपॉजिट के केस में कितना है? दैट इज 3 years। एंड इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉम द डेट ऑफ द डेट द फ्रॉड इज डिटेक्टेड, द लिमिटेशन इज 3 years। द लिमिटेशन इज 3 years कि उस फ्रॉड के अगेंस्ट आप जा सकते हो। एंड लिमिटेशन एक्ट में स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर स्पेसिफिक लिमिटेशन इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट, then it will be 3 years, then the limitation would be 3 years for that scenario। क्लियर है चीज? दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.